एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो होपफुली गाइज आप लोग अच्छे हो, आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही हैं एंड आप डेली बेसिस पे रिवाइज भी करते जा रहे हो। सो आज हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द लिविंग स्टेट। तो देखो, लिविंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं, एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि अब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि एक लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे लिविंग कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जिन्हें आप क्या नाम दे देते हो, मेटाबोलाइट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the blood concentration of glucose in a normally healthy individual is 4.2 millimole per liter to 6.1 millimole per liter। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स लिविंग स्टेट या लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल दे रखा है ग्लूकोज का एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, वो कितना है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हार्मोन्स की बात करते हो तो हार्मोन्स का भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर रेशो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि नैनोग्राम्स पर ml में मेजर किया जाता है, ओके। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू द इक्विलिब्रियम। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होती है लिविंग बॉडी के अंदर या आउटसाइड द बॉडी, तो वो हमेशा ये चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ले। द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। अब क्या होता है कि ये जो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों एक्वायर करनी चाहती हैं, या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों आती है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है कि जब जितना भी रिएक्टेंट आपके पास मौजूद है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई भी वर्क नहीं होता। हेंस लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट दैट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। और जो लिविंग स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है जो कि वर्क को परफॉर्म करने के लिए एबल रहती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो। इसी चैप्टर के अंदर हमने देखा था जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट, ठीक है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। बॉडी के अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं एंड उन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। एनी एंजाइम लाइक प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। कोई भी एंजाइम होगा उसके पास प्रोटीन के जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure also। एंजाइम के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है सिमिलर टू द प्रोटीन, ठीक है। अब आप जैसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या नोटिस करते हो कि बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रिसक्रॉसेस इटसेल्फ एंड हैंस many crevices or pockets are made. One such pocket is called active sites। अब आप क्या देखते हो कि जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एंजाइम के स्ट्रक्चर में भी कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। उन फोल्डिंग्स की मदद से एक एक्टिव साइट नाम की पॉकेट का फॉर्मेशन होता है। अब एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ जो सबस्ट्रेट होगा वो आके अटैच कर जाएगा। जैसे मान लो एक सबस्ट्रेट आपने लिया, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करने वाला है और जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मान लो अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से मौजूद है, देखो जैसे कि आपके पास मान लो कोई रिएक्टेंट ऐसे मौजूद है,
तो अब इसकी जो ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ओके, अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट वो साइट है जहां पे रिएक्टेंट आके अटैच होगा, जहां पे रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर एक्टिव साइट के अंदर इजीली ऐड हो सकता है, मतलब इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। अब ये रिएक्टेंट और एक्टिव साइट, जब ये रिएक्टेंट एक्टिव साइट में आके अटैक करेगा या इसके साथ अटैच होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पे आपके पास ओके, तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिएक्टेंट आके अटैच हो सकता है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। यही चीज हमने दिखाई है, ये जो रिएक्टेंट है या फिर सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट के अंदर आके बाउंड कर जाएगा। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। और इसी तरीके से एंजाइम्स के पास पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, तो ये रिएक्शन को इजीली कैटालाइज कर लेते हैं। Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressures. Inorganic catalyst जितने भी आपके पास मौजूद हैं वो सभी के सभी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं, while enzyme gets damaged at the high temperature. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को सह सकते हैं। ओके, लेकिन जबकि इनके अलावा जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर कितना, ऑलमोस्ट 40 डिग्री और अबव 40 डिग्री। एंजाइम्स isolated from organism who normally live under extremely high temperatures, example hot vents and sulfur springs, are stable and retain their catalytic power even at the high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कैटलिस्ट जो कि आप हाई टेम्परेचर के अंदर से ले रहे हो या फिर आइसोलेट कर रहे हो, वो आपके 80 टू 90 डिग्री टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं इजीली। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज करना है, कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो आपको ऐसा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जो कि हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा, एंजाइम्स क्या हैं। अब हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 तरीके के चेंजेस ला सकते हैं। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। फिजिकल चेंज क्या होता है बताओ, फिजिकल चेंज क्या होता है कि एक ऐसा सिंपल चेंज होता है जो कि शेप के अंदर चेंज ला सकता है लेकिन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन नहीं होता। ओके, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या है कि स्टेट ही बदल दी जाए मैटर की। लाइक जैसे कि आपने देखा है आइस जब मेल्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर, जो कि सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म है। when water becomes a vapor, these are also physical process। और या फिर आप बोल सकते हो कि जब वाटर आपका लिक्विड जो गैसियस स्टेट के अंदर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction। जबकि केमिकल रिएक्शन क्या है कि बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो केमिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल आपको गिवन है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, BaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 गिविंग राइज टू BaSO4 प्लस 2H2। ठीक है, इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो आप स्टार्च का इनटू ग्लूकोज, वो कैसी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अब रेट अगर आपको पूछ ली जाए, देखो आपको क्या याद रखना है, कहीं पे भी आपको बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं पे भी आपको रेट लिखा हुआ दिख रहा है, उसका मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम।
तो देखो, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो रेट क्या है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम में, इसे आप बोल रहे हो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे यही शो कर रखा है, रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है डेल्टा पी? ये आपके पास है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। ओके, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, और इसी रेट को आप वेलोसिटी का नाम भी दे सकते हो यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है या फिर बैकवर्ड हो रही है। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की रेट होती है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स, और उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स और भी वर्क करते हैं। A general rule of thumb is that rate doubles or decreased by half for every 10 degree change in the either direction। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक जनरल रूल क्या बोलता है कि रेट डबल होगी या फिर कम होगी, हाफ होगी फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर में चेंजेस लाओगे तो रेट डबल हो जाएगी या फिर हाफ हो जाएगी, डिपेंड करेगा डायरेक्शन कैसी है। Catalyzed reaction proceeds at rate vastly higher than the uncatalyzed ones। जहाँ पे भी आप कैटलिस्ट यूज करोगे उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट जितने भी होते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, when enzymes catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reactions। For example, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of carbonic anhydrase giving rise to carbonic acid। ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In absence of any enzymes this reaction is very slow। अब यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम गिवन है या फिर आप बोल सकते हो कैटलिस्ट गिवन है, वो क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं डालते हो, नहीं यूज़ करते हो, तो ये रिएक्शन पॉसिबल तो होगी, फिजिबल तो होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगी, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होगी प्रोडक्ट के कन्वर्जन के लिए। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम्स दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आर। और एक आर के अंदर H2CO3 कार्बोनिक एसिड के केवल 200 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। तो ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि NCERT में गिवन है तो पूछा जा सकता है। However, by using the enzymes present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second। देखो, जैसे ही आप इस रिएक्शन के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल देते हो या फिर इसे वर्क करने देते हो तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे पर सेकेंड, जबकि अगर ये एंजाइम ना हो तो 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं केवल पर आर। ओके, द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियन टाइम्स। और कितने मिलियन टाइम्स इसने रिएक्शन को एक्सीड कर दिया? 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, इनकी पावर कितनी ज़्यादा है। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स catalyzing a unique chemical or metabolic reactions। A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by same enzyme, for example complex or different enzymes is called the metabolic pathway। For example, अब आपके पास क्या है? metabolic pathway आ गया है कि बहुत सारी यूनिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड बन रहा है, रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। ओके, इन आर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। आपको पता है स्केलेटल मसल के अंदर अगर आपके पास O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है? पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। मतलब अगर O2 की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, अगर O2 प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब ये कहाँ होता है? स्केलेटल मसल्स के अंदर। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एल्कोहल, हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कई बार टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाती हैं, कई बार किसी चीज़ की कमी की वजह से कुछ और बन जाता है, जैसे अभी आपने ऑक्सीजन के बारे में देखा। ओके,
नाउ हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। अब हम क्या देखेंगे, हमने देख लिया एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल मैनर में देखेंगे कि एंजाइम्स ऐसा क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। अभी अभी आपने देखा कि जो रिएक्टेंट है, जो केमिकल है, जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसे आप नाम दे रहे हो सबस्ट्रेट। Hence enzyme that is protein with 3-dimensional structure includes an active site। और आपने देख लिया कि एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट भी होती है जहां पे आके सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट बाउंड करेगा। कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट एस, सबस्ट्रेट को आप एस बोल रहे हो, इनटू अ प्रोडक्ट। सिंबलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एस, और सिंबल के थ्रू आप डिपिक्ट कर सकते हो कि एस क्या है सबस्ट्रेट और पी क्या है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। It is now understood that substrate S has to bind the enzyme at its active site। अब आपको पता है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि substrate S जो होगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाउंड करेगा। और एक्टिव साइट क्या है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। There is thus an obligatory formation of an ES complex। और अब क्या बन जाएगा, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ऐड होगा तो एक ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ES का मतलब क्या है, E stands for enzyme and S stands for substrate। This complex formation is a transient phenomenon। ये कैसी क्या है, ट्रांजिएंट phenomenon है, या फिर आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट स्टेज है। During the state where the substrate is bound to enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure are formed। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म होती है। The product very soon after the expected bond breaking और making, जैसे ही बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बनता है वापस, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है एंड द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। और प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। और आपको क्या याद रखना है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसे आप नाम दे रहे हो ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये ग्राफ भी याद रखना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आपके पास ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन किस रेट से बढ़ रही है, हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है, एक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है विद एंजाइम और एक विदाउट एंजाइम। जब आप एंजाइम डालते हो तो कैसे ग्राफ आता है, और जब आप एंजाइम नहीं डालते हो तो कैसे ग्राफ आता है। ओके, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, नहीं बन रही है तो कितनी बन रही है। यू विल नोटिस टू थिंग्स, दो चीजें आप यहाँ पे नोटिस करोगे। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। देखो एनर्जी लेवल, एक्टिवेशन एनर्जी जो हम नाम दे रहे हैं, जब आप एंजाइम डाल रहे हो तो एस और पी के बीच में एनर्जी कम है, और जब आप एंजाइम नहीं डाल रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जब आप एंजाइम नहीं डाल रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, one need not to supply energy by heating in other forms product, however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to grow through a much higher energy state or the transition state. The difference in an average energy content of S from that of this transition state is called activation energy। जितना भी डिफरेंस आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का S से, उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हो। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग ट्रांजिशन ऑफ S to P more easily। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आज हमने और बहुत ईजिली मैनर में हमने उसे कवर कर लिया। क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे जैसे जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए। ओके, सो आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।